नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जब कभी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उनकी इस जर्नी में वो एक सबसे बड़ी और जो सबसे कॉमन मिस्टेक हमने करते हुए जो स्टूडेंट्स को देखा वो यह होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि एग्जामिनेशन में हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और हमें कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। और उसका रिजल्ट ये लिखता है कि जब उनके एग्जामिनेशन के रिजल्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो मार्क्स होता है वो मार्क्स बहुत कम दिखाई देता है। तो आज इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि जब कभी भी आप अपने सोशल साइंस की या फिर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक नाइन्थ स्टैंडर्ड में, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें जो आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए अपने प्रिपरेशन की इस जर्नी में। तो मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा कि हो सकता है कि अगर आपके एक सेकंड स्किप करने की वजह से आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है आपकी एग्जामिनेशन की जर्नी की वो आपसे छूट जाए और आपके रिजल्ट में आपको उसका असर देखने मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हुए हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें स्टार्ट क्या करनी चाहिए। अब लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपकी नाइन्थ स्टैंडर्ड की जर्नी में आपको कौन सी चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, जिससे हमें एक आइडिया आएगा और हम आपके लिए कई सारी चीजें उस हिसाब से लेकर आ पाएंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, देखो जब कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे आपको सबसे पहली चीज जो आइडिया होनी चाहिए वह यह होना चाहिए कि आपको एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। क्योंकि पेपर पैटर्न हमें एक आइडिया देता है, एक जिस्ट देता है कि एग्जामिनेशन में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें कौन से क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस की हमें आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं, आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है वो 40 मार्क्स के लिए होता है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो सीधी सीधी बात है आपका यहाँ पे, अब मैं इसको कर लूं तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1A में क्या आता है, आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं और वही क्वेश्चन नंबर 1B में आपको क्या आता है, राइट आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड राइट द करेक्टेड वन। अब ये जो क्वेश्चन होता है ये आपको 3-3 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल 6 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ जाता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट की, अगर मैं बात करूं तो 4 मार्क्स के लिए आपके 3 चार्ट्स आपको दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 क्या कंप्लीट करना रहता है। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स सीधा सीधा हमें एक ऑब्जेक्टिव्स और हमें कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट के लिए क्या पूछा जाता है। वहीं पे 4 मार्क्स के लिए आपको शॉर्ट नोट्स आता है। शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं टोटल 3 शॉर्ट नोट्स आते हैं, 3 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, कोई भी कंपल्शन है तो कोई भी आप 2 अटेम्प्ट क्या कर सकते हो। फिर वहीं अगर मैं बात करूं तो गिव रीजन आता है जहां पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 4 में से हमें कोई भी जो 2 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर लास्ट जो आता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है जहां पे हमें पूरा पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो हमें उसको पढ़ के हमें जवाब देना पड़ता है। और लास्ट पे अगर हम बात करें तो हमें क्या आता है, हमें आता है आंसर इन डिटेल जहां पे 3 क्वेश्चंस हमें दिए जा रहे हैं, सॉरी 4 क्वेश्चंस हमें दिए जा रहे हैं, 4 में से हमें क्या 2 कोई अटेम्प्ट करना है। फिर अब बात करेंगे हमारे एसएसटी के हिस्ट्री की, तो हमने बात कर ली, अब दूसरे पड़ाव की जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। जब मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं, देखो अब लोग जो होते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनको दिक्कत ये होती है कि वो हिस्ट्री तो पढ़ लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल साइंस वो कवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में रीजन क्या होता है, डर रहता है, निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो सिविक्स के थ्रू उसको कंपेयर करते हैं कि हमने 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में सिविक्स बहुत लाइटली लिया था फिर भी हमने अच्छा खासा स्कोर कर लिया, तो उस तरीके से रहते। तो आप वही गलती करो, आप ऐसा मत करो, चीजों को देखो, कवर करने की कोशिश, आराम से चीजें हो जाती है। अब यहाँ पे 2 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव्स और 4 मार्क्स का आपका आता है एक्सप्लेन एक्सप्लेन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जहां पे अगर मैं बात करूं, जहां पे आपको जो क्वेश्चन रहेंगे ये चीज, सॉरी गाइस कॉल्स आ रहे थे तो कॉल्स की वजह से थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्सप्लेन विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट क्या करने होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8A में अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन द कांसेप्ट, शॉर्ट नोट आ सकता है आपको जहां पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करने के लिए आएगा। फिर लास्ट अगेन हमारा कंसेप्ट मैप आ जाता है जहां पर हमें 2 कंसेप्ट मैप दिए जाएंगे और वहां पे हमें ऑप्शन रहता है कि हम उनमें से कोई भी एक क्या अटेम्प्ट करें। फिर लास्ट में जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 9 आंसर द फॉलोइंग ब्रीफ में आता है जहां पे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 में से हमें कोई एक अटेम्प्ट क्या करना रहेगा और वो क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे मैं अब आपकी थोड़ी सी जो चीज है वो मैं आपको लेकर आता हूँ ज्योग्राफी की तरफ। अब ज्योग्राफी अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे ज्यादा हार्ड जो माना जाता है वो ज्योग्राफी को माना जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मुझे मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो इजी सब्जेक्ट होता है वो आपका ज्योग्राफी होता है। हाँ, आपको कुछ जो कंसेप्ट होते हैं वो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होता है, कंडेंसेशन किसको बोला जाता है, सब्लिमेशन किसको बोला जाता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपके लिए ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहली चीज अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको सीधा सीधा देखने मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट 4 4
4 मार्क्स के तो 8 मार्क्स हो तो सीधा सीधा हमें ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखने मिल रहा है। फिर वहीं पे अगर मैं 4 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको आंसर इन वन सेंटेंस में देखने मिलेगा, जहां पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 में से आपको कोई भी टोटल 4 अटेम्प्ट करने रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4A में आपको क्या दिया जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बेसिकली एक मैप दे दिया जाएगा और उस मैप को आपको फिल करना रहेगा इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। वहीं अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद क्या आता है, हमें एक मैप दिया जाएगा, उस मैप के बेसिस पे हमें मैप रीड करना और मैप रीड करके हमें आंसर्स लिखने होते हैं। और देखो मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपको मैं ये भी चीज बता देना चाहता हूं कि आंसर जब आप लिख रहे हो, ठीक है, तो आंसर्स आप लिखते टाइम के जो मैप वाला होता है वो आपको वन सेंटेंस में लिखना रहता है, वन वर्ड में नहीं लिखना रहता है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैप कौन से मैप पूछे जाते हैं, वो मैप के क्वेश्चंस कहां से आते हैं मैं आपको बता दूं, आपका जो टेक्स्ट बुक होता है उस टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मैप प्लेस्ड होते हैं, वही मैप से पूछे जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी पूछा जाता नहीं है। फिर सेम चीज क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए, टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए, 4 में से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं। फिर अगेन वापस से हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में हमें क्या दिया जाता है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है। हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है कि हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम जो है आपका आंसर इन डिटेल क्या लिख सकते हैं, तो हमें ये ऑप्शन में क्या चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोली, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है या फिर आपको ग्राफ दिया रहेगा उसको रीड करके आंसर लिखना है, तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया जाता है, आपको आंसर इन डिटेल दिया जाता है और आंसर इन डिटेल के हिसाब से आपको चीजें लिखनी रहती है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के लिए, सोशल साइंस के लिए, क्या है चलिए मैं दे देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, बुक और पेंसिल लेके बैठने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। देखो जब आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो सबसे पहली चीज आपकी टीचर जो भी क्वेश्चंस करवा रही है वो आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आता है कि आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो आपको करना रहता है, खासकर हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए। हाँ, ज्योग्राफी में आपको रीडिंग करनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि रीडिंग जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपके लिए चीजें क्या हो पाएंगी, इजी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ज्योग्राफी में कैसा होता है टेक्स्ट बुक के पीछे का तो आता है, लेकिन साथ ही साथ कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमें टेक्स्ट बुक के अंदर से देखने मिलते हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी बन जाता है कि हम क्या करें, हम टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी करें। तो यही चीज आपको फॉलो करनी है आपकी सोशल साइंस की प्रिपरेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा आपकी इंग्लिश की। अब इंग्लिश के पेपर की जब मैं बात करूं तो इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है, ऐसा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। अगर आप चीजों को बहुत अलाइंड वे से करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहली चीज क्या आता है, डू एज डायरेक्टेड आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन दिए, 5 में से हमें कोई भी 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे और जो क्वेश्चन का लेवल होता है ग्रामर का वो बहुत ईजी होता है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं डू एज डायरेक्टेड, सेम चीज अगेन आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 आपको 8 मार्क्स का तो सीधा ग्रामर वाला ही पार्ट आ रहा है। फिर वहां पे अगर मैं बात करूं तो अब आपको 10 मार्क्स का क्या आ जाता है, टेक्सचुअल पैसेज आ जाता है। टेक्सचुअल पैसेज इन द सेंस आपके जो भी चैप्टर्स आपके इंग्लिश में उनके टॉपिक्स आपको देखने मिलते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको पैसेज से रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद जो भी होगा वो जनरल सेंस में होगा। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन द मीनिंग, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वो क्या होता है, कर्निंग क्या होता है ये। फिर वर्ब फॉर्म लिखा एक्साइटमेंट का, स्पीच का। फिर ग्रामर दिया, देखो द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ लॉन्ग वॉर, अब आपको ऐड अ क्वेश्चन टैग आरंट दे, ठीक है। द वाइस प्रेज टू वार्न देम नॉट टू डू सो, चेंज द वॉइस, आपको चेंज द वॉइस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक, यानी क्या आपके पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आता है। हमेशा क्वेश्चन ये रहेगा कि पैसेज से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद एक वोकैबुलरी वाला आता है, फिर एक आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन और लास्ट का जो होता है फॉर श्योर पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर पोएट्री वाले सेक्शन में सेम चीज होती है, जहां पे अगर मैं बात करूं आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे, पोयम जो आएगा वो पोयम आपकी टेक्स्ट बुक के ही रहेगा, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में से अगर मैं बात करूं तो आपको क्या आएगा, आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक फिगर ऑफ स्पीच आएगा, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच आपको दिया रहेगा। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आप लिख सकते हो, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो यहाँ पे आप अलिट्रेशन भी लिख सकते हो और उसको एक्सप्लेन करो कि अगर वो फिगर ऑफ स्पीच है तो क्यों है। और लास्ट में आपको नॉन टेक्सचुअल पैसेज यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो आपके 15 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। 15 मार्क्स उसमें समरी भी आती है आपको, ठीक है, इसलिए 10 नॉन टेक्सचुअल पैसेज 5 मार्क्स समरी का होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो पेपर होता है 40 मार्क्स का वो डिसाइड क्या किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर फरमाने की अगर मैं बात करूं तो देखो टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं जरूरी है, ठीक है, और करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप एक पेपर का एनालिसिस देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी जब कभी भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द 80% जो पेपर होता है, कितना परसेंट, 80% जो पेपर होता है वो आपके ग्रामर पे बेस्ड होता है, राइटिंग स्किल पे बेस्ड होता है। आपको टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं होती उसके लिए आपको ये जो चीज है, ये चीज अगर आपने कर ली तो आप आराम से पेपर सॉल्व करके आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 80 मार्क्स की जब हमारे पेपर्स होते हैं तो 80 मार्क्स में पेपर में अगर मैं बात करूं 60 मार्क्स के आसपास 58 to 60 मार्क्स का पेपर जो होता है उसमें टोटली
ग्रामर राइटिंग स्किल वाले ही मार्क्स दे देते हैं। कहीं जाके 20 मार्क्स का 20 22 21 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपके किस पे आते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ग्रामर राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब राइटिंग और ग्रामर स्किल हमें कहाँ से करना चाहिए, ऑलरेडी चैनल पे आप सर्च करेंगे वन शॉट ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट आप जाएगी मेरी। ठीक है, हिंदी की अभी आप सर्च करेंगे तो हिंदी की भी आ जाएगी, मराठी की भी आ जाएगी। तो वहां से आप अपनी प्रिपरेशन जो है ग्रामर की राइटिंग स्किल की कर सकते हो। आज मेरी राइटिंग स्किल की भी एक वीडियो आई है, वो भी आप रेफर कर सकते हो, तो वहां पे भी आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है मन में तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ और भी कुछ चीजें आपको अगर रिक्वायर्ड है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।